डर लग रहा है ना आपको? क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल सही है तो डरने की क्या जरूरत। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो उस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए एमडीएच आया है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो झारखंड के मॉडल सेट है, उस साइंस के मॉडल सेट के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 30 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये चल सकता है कि सर हमें ये बता दो कि हमने उसको पहले से कंप्लीट कर रखा है तो आपका वीडियो क्यों देखें। अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो अच्छा है, और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो और अच्छा है। कारण बता रहा हूं, कारण ये है क्योंकि मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर होगा, सेकंड का ये आंसर होगा, ये करने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। ठीक समझ में आ रहा है? मैं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन है, सही है, सवाल क्यों है, मैं उस क्यों का जवाब देने आया हूं। समझ पा रहे हो आप? क्यों का जवाब देने आया हूं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो झारखंड के जो साइंस का मॉडल सेट है और उस मॉडल सेट के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 30 तक उसको हम कंप्लीट करने आए हैं। तो लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोल क्या रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देख रहे हो, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अच्छा, दर्पण से मुझे याद आया यार, दर्पण अलग अलग प्रकार का होता है ना। समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, मतलब गोलीय दर्पण होता है, अलग अलग प्रकार के दर्पण है। लेकिन बात यहां पर समतल दर्पण हो जाएगा। बताओ क्या इसका कोई फिक्स जगह है? नहीं, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हम अनंत रखेंगे। ठीक है, अनंत। क्लियर हुआ? अनंत ही क्यों होगा? क्लियर हुआ आपका? मतलब अनंत क्यों होगा वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्यों हुआ पता चला ना कि क्यों हुआ। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। समझ पा रहे हो आप? मतलब 3 बातें। कौन कौन बातें? आराम से बात करते हैं यार, क्या जल्दी है, ध्यान से देखना। वास्तविक बन रहा है, मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है, और उसका उल्टा भी बन रहा है, ओके, समान भी बन रहा है। ठीक है, तो कहां, अगर आप किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अगर आप सी पर रखोगे, एग्जैक्ट सी पर रखोगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। मतलब मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है यार। देखो ध्यान से देखना थोड़ा, क्या देख पा रहे हो जी। अगर यहां पर सी है, यहां पर वस्तु को रखेंगे तो जाएगा, जाकर फोकस से टकराएगा और यहीं पर सी पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा चेक करना थोड़ा, क्या एफ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, या सी पर रखेंगे, या सी से हटकर रखेंगे? भाई सी पर ही रख दो, सी पर रख दो, तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना वो कहां बनेगा। अच्छा, क्या मैंने जब ये क्वेश्चन करा रहा था, कौन सा साइंस का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करा रहा था, तो उस समय ये क्वेश्चन था क्या? ऑफ कोर्स, जाकर चेक कर लो आप, था। मतलब आज जो आपका मॉडल सेट में आया ना, उसको मैंने 1 महीना पहले से कर रखा है कि देखो आपका अगर इस चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्या है मैंने पहले से बता रखा, 1 महीना पहले से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो ना, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और याद रखना, सिर्फ मॉडल सेट कर लेने से आपका एग्जाम टोटल यही आ जाएंगे, ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पूरा मॉडल सेट को करते हो तो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आपका एकदम कंप्लीट है, मतलब कंफर्म है कि आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज चलता है? सबसे तेज चलता है, प्रकाश तेज चलता है, मतलब अभी पहली बार ऐसा तो नहीं सुन रहे हो ना कि प्रकाश चलता भी है। मैंने तो आज तक चलते नहीं देखा भाई, प्रकाश आपको चलते हुए नहीं देखेगा, बस फील कर सकते हो कि हाँ प्रकाश जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, इधर सामने से एक लाइट है, इधर से भी एक लाइट है, उधर से भी एक लाइट है। यार लाइट से पूरा रूम भरा हुआ है, मतलब मैं रूम तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 4-5 लाइट लगा हुआ है तब मेरा फेस पे आ रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, उसका जो लाइट है ना वो मेरा फेस तक आ रहा है, इस बोर्ड तक आ रहा है। मतलब प्रकाश क्या कर रहा है, चल रहा है। तो किसमें सबसे फास्ट चल सकता है? तो जाहिर सी बात है
मतलब प्रकाश सबसे फास्ट, सबसे तेज उसी में चल सकता है जो प्रकाश को रोके ना, जो प्रकाश जाने से मना ना करे। तो कौन ऐसा कर सकता है यार? हवा, हवा, निर्वात। क्या है ऑप्शंस? क्या क्या है? तेल में भाई, तेल तो रोक देगा यार, तेल रोक देगा। पानी भी तो रोकेगा, मतलब तेल में प्रकाश कम चलेगा, पानी में उससे ज्यादा चलेगा। वायु में तो बोलो ही मत, वायु में तो बोलो ही मत, इतना फास्ट चलेगा। मतलब क्या भाई, एक बार क्या करना, छत पर जाना और वहां पर एक टॉर्च लेना और उसको जलाकर देखना कितना दूर तक जाता है उसका रोशनी। ठीक है, कितना दूर तक जाता है उसका प्रकाश। तो किसमें चलेगा सबसे फास्ट? आपका वायु में सबसे फास्ट प्रकाश जाएगा। क्लियर है क्या? सबसे वायु में। अच्छा, क्यों नहीं हमने दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट किया? तो तेल में, तो तेल में क्या होगा, तेल का जो तेल जिससे मतलब जिस पदार्थ से बना हुआ है उसका पदार्थ ना क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मतलब उसके कण जो हैं वह क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जिसकी वजह से जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, मतलब आसानी से उसको पार नहीं करने देगा। इसीलिए क्या होगा, तेल में ना प्रकाश स्लो चलेगा, पानी में भी स्लो चलेगा। किसमें चलेगा सबसे फास्ट? वायु में चलेगा, कागज में भी नहीं चलेगा। ठीक है, कागज रख कर मारो तो प्रकाश जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो क्लियर है क्या? नेक्स्ट पार्ट इसका बात करते हैं। एक लेंस की क्षमता 4 क्या है, 4 सिर्फ -4 है। मतलब याद रखना, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो यहां पर भाई साहब डायोप्टर नहीं लिखा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, परेशान कर रहा है आपको, क्योंकि आप परेशान होगे तब तो आपका नंबर कटेगा ना, वो चाहता है। हाँ, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हमने क्या पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं ना, आपको दिख रहा है जी। तो मैं अगर यहां पर P बराबर क्या पढ़ रखा है, तो 1/f होता है, और P का वैल्यू अपने को डालना है वहां पर जहां पर P का मान है। तो P का मान कितना दिया हुआ है, -4, यहां पर -4 रख देगा, और 1/f अपने को पता नहीं है, यहां पर -4f होगा, 1 होगा। -4f कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, तो f बराबर क्या होगा, f बराबर हो जाएगा 1/4, इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था गलत से, तो क्या हो जाएगा -2.25, क्या है 0.25। याद रखना इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कौन सा आंसर होगा, -40? बिल्कुल भी नहीं, आपका माइनस कितना 2.5 मीटर, ये आपका राइट आंसर होगा, -25 मीटर नहीं होगा। एक सवाल ये भी था कि सर अगर यहां पर -0.25 सेंटीमीटर होता तो क्या, उसके बारे में कुछ बात करो आप। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फोकस दूरी होता है ना, उसका जो मात्रक होता है ना, हम उसको मीटर में लिखते हैं, मीटर में। क्या में? मीटर में, क्योंकि दूरी होता है ना वो, और दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, वह क्या होता है, क्या होता है वो, मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है। नेक्स्ट अगला पार्ट पे बात करते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? मानव नेत्र में फोकस दूरी का परिवर्तन का क्या कारण है? तो ध्यान से देखना क्या क्या कारण हो सकता है। कॉर्निया नहीं होता है, आइरिस नहीं होता है। अच्छा याद रखना, ये सबका जो कार्य है ना, काम है ना, अलग अलग होता है। ये क्या लिखा है, सिलियरी, क्या कौन सा नाम है यार ऐसा, सिलियरी मांसपेशिया, हम तो मांसपेशिया से ही समझते हैं, सिलियरी मैंने देखा, ठीक है अच्छी बात है। मांसपेशिया के द्वारा ऐसा होता है, मांसपेशियों के द्वारा ऐसा होता है, पुतली के द्वारा नहीं होता। पुतली क्या करता है, प्रकाश को कम बेसी घटाता बढ़ाता है। ओके, तो ये तो नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा परिवर्तन का, तो ये आपका सिलियरी मांसपेशिया होगा, ये आपका ना राइट आंसर होगा, सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है, दृष्टि, दूर दृष्टि दोष को डॉट डॉट भी कहा जाता है। जैसे मेरा एक और नाम है, लेकिन मुझे लोग ना MDH कहते हैं, तो मैंने क्या किया, चैनल को MDH के नाम से बना लिया है। तो अच्छा याद रखना, सिर्फ MDH में, ये जो MDH है ना, ये अलग अलग लोगों का नाम है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ MDH में मैं ही हूं, नहीं बहुत सारे उसमें है, और वो कभी टाइम मिलेगा तो MDH का मतलब समझाऊंगा, फिलहाल अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, और मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगा कभी। तो दूरदृष्टि दोष को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देख सकते हो, हाइपर मेट्रोपिया, उसके बाद मायोपिया, मोतियाबिंद, या ये क्या लिखा है, प्रेसबायोपिया, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या इसमें कहेंगे, तो याद रखना, मैंने जब इसको देखा दूरदृष्टि, आपका एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है भाई, एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है, जहां पर दृष्टि दोष पढ़ोगे ना, वहां का उसका फर्स्ट लाइन में ही ये बातें लिखी हुई है।
आप एनसीईआरटी पलटो और ये प्रकाश का नहीं, मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार एक चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर नंबर कौन सा 11th। अगर वहां पर दृष्टि दोष का आता है टॉपिक, तो वहां से फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो ये वाला बातें लिखी हुई है, ध्यान से, दूसरा फ्रेंड लोग को मत बताना, ये बातें लिखी हुई है, ये सिर्फ आप जानते हो। कहां पर ये लिखा हुआ है, वहां पर इंग्लिश में। अच्छा याद रखना, ये यार हम तो दूरदृष्टि दोष से ही जान रहे थे, लेकिन ये इंग्लिश नाम है, ये इंग्लिश नाम है, क्यों रखा मुझे नहीं पता। अच्छा उसमें क्या कर रहा है ना, मतलब अगर मैं कोई स्टूडेंट को थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दूं कि देखो इसको इंग्लिश में ये भी कहते हैं, यार उन लोग को हजम ही नहीं होता। लेकिन अभी देख लो सवाल आ गया ना, मतलब दूरदृष्टि दोष को भाई साहब ये भी बोल रहा है कि ये होता है, आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका इतना कंप्लीट हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, जो करना है करो। आगे क्वेश्चन से बात करते हैं। मैं बात करता हूं कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9 बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आपका प्रतिरोध का क्या होता है। ध्यान से एक बात सुनो, आज से 50 साल पहले और आने वाला आज से 50 साल बाद अगर कभी भी प्रतिरोध का जिक्र इस पृथ्वी पे होगा तो एक नाम जो सबसे पहले लिया जाएगा वह कौन सा, ओम का। पता है ओम का क्यों, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में किसी ने बताया है, तो कौन बताया, ओम ने बताया, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, किसने बताया, ओम ने बताया है। वोल्ट होता है, नहीं होता है, फैराडे होता है, नहीं होता है, एम्पियर होता है, ये भी नहीं होता है, कौन होता है, ओम होता है। कौन होता है, ओम। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ओम सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा, ओम सही होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का जब भी एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ध्यान से सुनना, टंगस्टन का जो उपयोग किया जाता है, आप कहां देखे हो इस चीज को, आपने विद्युत का बल्ब देखा है क्या। विद्युत के बल्ब में वो जो स्प्रिंग टाइप का एक पार्ट दिखता होगा, कौन सा, ये मैं सीएफएल की बात नहीं कर रहा हूं, या जो मार्केट में एलईडी चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो 10 रुपए का आता था ना पहले, वो कांच वाला ना, मैं उसका बात कर रहा हूं, उसमें जो लगा हुआ होता था। तो अगर आप उसमें देखोगे ना तो उसमें आपको क्या दिखेगा, एक स्प्रिंग टाइप का दिखेगा, और वो जो होगा वो क्या चीज का बना होगा, वो आपका टंगस्टन का बना होगा। तो इसका इस्तेमाल कहां होता है, बिजली के बल्ब में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि पूरी बात नहीं लिखा हुआ है, और अगर पूरी बात नहीं लिखा हुआ है तो जो हमें पता है उसी पे आंसर देंगे। देखो ध्यान से सुनो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आपको पता है कि एक चुंबक के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से ध्रुव होते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं। याद रखना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की ओर, और अंदर से क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। लेकिन इसमें अंदर बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो हम उसको बाहर वाला को टिक करेंगे। मतलब ये नॉर्थ से निकलता है और इधर साउथ की तरफ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका देख लो, दक्षिण ध्रुव से निकलता है ना, उत्तर ध्रुव से निकलता है जी, इसी से निकलता है। उत्तर ध्रुव से मतलब नॉर्थ से निकलता है और उधर जाता है, मतलब समझ में आ रहा, पोल भी बोल सकते हो, नॉर्थ पोल, ऐसा पोल कहा जाता है ध्रुव। अच्छा जी, उसके बाद चुंबकीय, ये तो होगा ही नन ऑफ दीज, उससे मतलब नहीं है, बस ये उत्तर से निकलकर और ये जाता है दक्षिण की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ये परम कौन सा वर्ड डाल दिया, परम का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब जो सबसे अच्छा स्रोत है। मतलब क्या होगा इसका आंसर भाई, तो एलपीजी। हाँ याद रखो, हम लोग ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का क्या है, हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं खाना वाना बनाने के लिए। परमाणु ऊर्जा का भी मतलब उतना तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देख लो सौर ऊर्जा का, भाई ये हमारी जिंदगी है। मतलब भाई साहब तू हो तो हम हैं, रीजन क्योंकि सूरज का प्रकाश जो किरणें आती है ना, अगर वो ना आए ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा पृथ्वी पे। समझ पा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सौपोषी पोषण विषमपोषी पोषण पढ़कर आए हो ना, मतलब अगर वहां से किरणें आएंगी, भोजन बनाएगा, और जब वो पेड़ पौधे बनाएंगे तो उसके बाद हमको मिलेगा, मतलब उसको हम खाएंगे, इस टाइप का। तो सबसे परम स्रोत कौन है, परम मतलब परफेक्ट वाला कौन है, सब है हमारे लिए ठीक, लेकिन सौर ऊर्जा ना सबसे अच्छा है।
ठीक है, सौर ऊर्जा है तो मतलब यूं कह लो कि जिंदगी है। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल, सूरज है तो यूं कह लो कि जिंदगी है आपकी। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? किस नियम के कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम ना ये करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है? याद रखना, फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है सवाल। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे तो आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कह रहा था? वो बोल रहा था कि अभिकारक के परमाणुओं का द्रव्यमान और उत्पाद में परमाणुओं का द्रव्यमान दोनों आपस में बैलेंस होता है। ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा नियम के अनुसार हम बैलेंस करते हैं, कौन सा नियम के अनुसार उसको संतुलित करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। डी, क्या लिखा है? और डाल्टन के परमाणु नियम के अनुसार, या आधुनिक आवर्त सारणी के, या स्थिर अनुपात का, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। बिल्कुल, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 बोल रहा है कि Fe बोले तो आयरन और प्लस CuSO4 ये अभिक्रिया करके Cu और FeSO4 बनाता है। थोड़ा सा इस चीज को देखना, ये रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, यहां पर Fe जो है वह ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील धातु है। किससे? कॉपर से। और अगर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, तो अगर यहां पर Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो पता है क्या होगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहां पर Fe क्या बना लेगा? मतलब आयरन सल्फेट बनाएगा। ऐसा इसलिए होता है, आपने नोटिस भी अपने रियल लाइफ में भी किया होगा, कभी कभी देखे हो कि आपको आपके जीवन से छोड़कर कोई चले जाते हैं। पता है क्यों चले जाते हैं? अगर उससे परफेक्ट कोई मिल गया उसको, याद रखना, तो वो छोड़कर चला जाएगा। और सेम टू सेम ना यहां पर भी यही हो रहा है। ध्यान से देखना, मस्त जिंदगी चल रहा था। किसका किसका चल रहा था? कॉपर सल्फेट का। लेकिन उसको डिस्टर्ब करने वाला कौन आया? आयरन। और जैसे आयरन इंटर किया, भाई साहब कॉपर को अकेला छोड़ दिया और ये सल्फेट को ले उड़ा। देख सकते हो, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम होता है रियल लाइफ में भी। आप मुझे, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, ध्यान से देखना, आपका मैं रियल लाइफ का एक बात बता रहा हूं, रियल लाइफ का। आपसे जिस दिन किसी को परफेक्ट मिल गया ना, वो आपको छोड़ेगा और चल देगा। और अगर परफेक्ट नहीं मिला है तो समझो कि वो आपके साथ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहा था। वियोजन अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा था फिर से वो टूट रहा था। ठीक है, और यहां पर विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? विस्थापन अभिक्रिया में हो क्या रहा था? विस्थापित कर रहा था। विस्थापित बोले तो हटाकर खुद से ग्रहण करना। और सेम टू सेम ना यहां पर देख सकते हो, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसा ही हो रहा है। कॉपर को हटाया और आयरन जाकर पकड़ लिया, तो ये विस्थापित कर लिया। तो मैं क्या कह सकता हूं? ये आपका कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 बोल रहा है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? दोस्तों, H+ आयन की सांद्रता जो अम्लीय पदार्थ होता है ना, उसमें ज्यादा होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले देख लो, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। देख लो, ये जो आपका नींबू का रस है ना, नींबू का रस में H+ आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो अम्लीय होगा, वो खट्टा होगा ना। चलो नेक्स्ट, अगला 14 क्या बोल रहा है? 14 बोल रहा है कि A, B, C तथा D का pH का मान क्रमशः 8 है, 5 है, 8 है, 10 है और 13 है। राइट, तो बोल क्या रहा है कि कौन पदार्थ अम्ल है? दोस्तों, आपको pH स्केल आपने पढ़ा होगा। pH स्केल में हम लोग क्या कर रहे थे, वो हमें pH स्केल एक ऐसा माप करने वाला पार्ट है जो वो माप कर बताता है कि कौन पदार्थ अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है और कौन उदासीन है। अगर pH का मान 7 से ज्यादा होगा, सुन रहे हो, pH का मान 7 से ज्यादा होगा तो वह क्षार की तरफ जाएगा, और pH का मान 7 से कम होगा तो वह अम्ल की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखो, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, तो यहां पर देख रहे हो 5 का वैल्यू है ना, तो 7 से तो कम है ना, तो 7 से कम है मतलब वो क्या है? अम्ल है, अम्ल है वो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन पदार्थ अम्ल है? तो ये जो आपका A का पार्ट होगा, मतलब A का वैल्यू कितना है? 5 है, B का वैल्यू कितना है? 8 है, C का वैल्यू कितना है? 10 है और D का वैल्यू कितना है? 13। तो बाकी का जो ये पार्ट है, मतलब 8, 10, 13,
बाकी का जो पदार्थ है 8 10, जिसका एक पदार्थ है, जैसे मान सकते हो कि बी का वैल्यू 8 है, तो बी का वैल्यू 8 है, इसका मतलब वो क्या है, क्षार है। उसके बाद देख लो सी का वैल्यू 10 है, तो सी का अगर वैल्यू 10 है तो वो क्या है, आपका ओ भी क्षार है। लेकिन यहां पर ए का वैल्यू दोस्त कितना है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो अम्ल है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला पार्ट पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड, मैंने एक छोड़ दिया ना, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा जल अग्निशामक में किया जाता है, यह सवाल है। देखो सोडा जल अग्निशामक में किया जाता है, इसका एक और उपयोग है, जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, NH उसके बाद HCO3 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आपका पेट में अगर वो अम्लीय पदार्थ आ जाता है या जलन उलन होता है तो उस रूप में भी हम लोग Na और HCO3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसका पार्ट हो जाएगा, अग्निशामक में इसी का इस्तेमाल करी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बात करो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये क्वेश्चन है। अब सवाल यहां पर ये होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे, ध्यान से सुनना, कि ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें दो तत्व आते हैं, एक तो एल्यूमिनियम आता है और दूसरा जिंक आता है। समझ में आया क्या? क्या आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का डेफिनेशन याद हुआ कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप यहां पर याद रखना। और ये दो पार्ट है, इसका दो तत्व हैं, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम और जिंक का ऑप्शन होगा ना, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। तो कौन कौन है यहां पर ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम का पार्ट होगा उसी को रखेगा, बाकी हटाएगा। तो यहां पर कार्बन है, इसको तो अपने को लेना देना नहीं है। यहां पर देख सकते हो एल्यूमिनियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद आयरन है। एल्यूमिनियम वाला पार्ट को ना सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना। तो बोल क्या रहा है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहला सवाल, उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। देखो, अगर आप आवर्त सारणी देखोगे तो आवर्त सारणी का जो लास्ट वाला पार्ट दिखेगा, मतलब आपका जो 18 ग्रुप में दिखेगा, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, सब उत्कृष्ट गैस दिखेंगे। उत्कृष्ट गैस का मतलब जिनके अंतिम कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ हो। सुन पा रहे हो आप, जिनके अंतिम कक्षा पूरी तरह से भरा होगा उसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जैसे यहां पर ध्यान से देखना, अगर अंतिम कक्षा में किसी के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये भी उत्कृष्ट गैस है। आप सजाते हो ना कक्षा के एल एम, थोड़ा ध्यान देना यहां पर, कक्षा के एल, कक्षा एल, कक्षा एम, कक्षा एन, इस प्रकार का। तो अगर मान लेते हैं कि इसका 2 पूरी तरह से भरा हुआ है और उसके बाद एल अगर आप देखेंगे, मैंने दूसरा एक तत्व लिया तो 2 8 ऐसा कर दिया, फिर एक लिया 2 8 और उसके बाद फिर 8। तो ये सभी क्या है, ये सभी उत्कृष्ट गैस का एग्जाम्पल है। तो यहां पर ध्यान से देखना, तो यहां पर दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस है। अगर आप 2 8 10 10 1 11, ये तो सोडियम है ना ये। अच्छा, 2 8 10 10 और 7 17, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट क्या है, अगर आप देखोगे तो ये आपका क्लोरीन है। मैंने कहा था कि उनके अंतिम कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ होगा। किसके अंतिम कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ है, ध्यान से देखना, 2 8 10, क्या इसके अंतिम कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ है? ऑफकोर्स भरा हुआ है, अंतिम कक्षा भरा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, यार मेरा फुल है, ठीक है, अपना मस्त चल रहा है, मस्त। तो इसका जिंदगी क्या चल रहा है, एकदम पूरा मस्त चल रहा है, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रिएक्शन करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन उत्कृष्ट क्या है यार, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होता है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब ध्यान से देखना, संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है। अगर आप फर्क पे बात करो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्डिंग होगा ना कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, उसमें सिंगल बॉन्डिंग दिखेगा। मतलब वहां पर सिंगल बॉन्डिंग के साथ ना वो कार्बन के साथ जितने भी तत्व जुड़े होंगे और उनके परमाणु जुड़े होंगे वो सिंगल बॉन्डिंग में जुड़े होंगे। लेकिन असंतृप्त किसे कहते हैं, वो बॉन्डिंग जो होगा वो डबल बॉन्डिंग दिखेगा और ट्रिपल बॉन्डिंग दिखेगा। तो यहां पर देख सकते हो किसमें ऐसा हो सकता है,
देखो जिसमें हाइड्रोजन कम हो तो जाहिर सा बात है कार्बन कार्बन के साथ या तो हम दोहरा करके जोड़े या तो फिर हम तेहरा करके जोड़े, सॉरी यार, मतलब उसमें डबल बॉन्डिंग करके जोड़े या तो उसमें हम ट्रिपल कर दे, तब जाकर वो अपना ये कर पाएगा, मतलब अपनी कक्षाओं को पूरा कर पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये CH4 ये सिंगल सिंगल में जुड़ा होगा, ये भी सिंगल में जुड़ेगा, लेकिन इसमें देख लो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर कैमरा में दिख रहा है क्या यार, हाँ हाँ दिख तो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि C2 और H2 जो है, C2 और H2 जो है यह आपका ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ, मतलब कार्बन कार्बन में ना त्रिआबंध दिख जाएगा आपको। तो इसलिए ये जो आपका है ये आपका कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? अगर आपका यहां तक क्लियर है या कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, मैं बार बार बोलता हूं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक पर पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो मुझसे सवाल, मैं आपके प्रश्नों का जवाब कहीं पर भी दे सकता हूं, ठीक है? या इसके कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दो, मैं वहां पर भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो या तो फिर आप इसको रोको वीडियो को और इसको नोट करो। देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 क्या बोल रहा है, 19 पे बात करते हैं। ध्यान से सुनना, HCHO में कौन पर अप्रकार्यात्मक समूह है? तो ध्यान से देखना, एल्कोहल ये नहीं है, कीटोन ये नहीं है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है? इसका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 20 एक बार पढ़ते हैं उसके बाद फिर समझते हैं, फिर बात करते हैं। दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगा। चीजों को समझना, पहले आप ये जान लो कि लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है। हम कक्षा K, कक्षा L और कक्षा M में सजाते हैं। तो अगर हम इसे सजाएं तो कैसे सजा सकते हैं इसको? हम इसको सजा सकते हैं 2 और 1, 3 आ गया का मतलब। अगर मैं बात करूं तो लिथियम के जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पर बोल रहा है आपके पास, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके बाद पोटेशियम और फिर दिया हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो यहां पर अगर मैग्नीशियम को सजाओगे तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, 2 8 10, 10 और 2 12, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लिथियम के बराबर नहीं होगा। इसलिए ये तो ऑप्शंस होंगे नहीं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है 20 होता है, 2 8 10, 10 और 8 18 और 2 20। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो लिथियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद पोटेशियम की बात करो। देखो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होता है वो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या, मतलब इसको कक्षाओं में सजाऊं तो क्या होगा, 2 8 10, 10 और 8 18 और 1 19। ध्यान से देखो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहा है। और लिथियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आता है। तो क्या ये सही जा रहा है? अब कौन सही जा रहा है यार? एल्यूमिनियम का बात अगर आप करोगे तो 2 8 10 और 10 और 3 13 होता है, तो ये तो होगा नहीं। मतलब ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, आपका पोटेशियम सही होगा। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है ना भाई, वो परजीवी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, ये तो पेड़ पौधे में होता है, मृत्युजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है। एक बात और जान लो, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना काफी अंदर से पूछा जा रहा है। अंदर से क्या मतलब है मेरा, मतलब जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें टीचर ना उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं होते, लेकिन यार वहां से सवाल ना निकाल कर ये पूछ रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो थोड़ा सा जब आप ये टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहां होता है? तो भाई माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये तो आप भी जान रहे हो, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहां होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए क्या लिखा है, ये वाला वर्ड पे थोड़ा फोकस करो। कौन सा, उपापचय का क्या है, नियमन करता है। याद रखना, अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता ना तो वृद्धि हार्मोन होता, लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो इसका ना थायरोक्सिन हो जाएगा बॉस।
ठीक है, थायरोक्सिन हो जाएगा। यानी कौन सा आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 है उसका कौन सा आंसर होगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां होता है। दोस्तों आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। आपको मैं बता दूं कि क्रियाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं और दूसरा होता है ऐच्छिक क्रियाएं। तो मतलब एक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, यार तो ये मैं सोच रहा हूं, ये अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है ना। अभी मैं यहां पर वीडियो बनाऊंगा, फिर उधर जाकर मैं कंप्यूटर में एडिट करूंगा, ये टोटल काम होगा। तो ये हमारा, मैं सोच रहा हूं कर रहा हूं, ये टोटल काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं अनैच्छिक क्रियाओं का बात करूं तो अनैच्छिक क्रियाएं जो आपके कंट्रोल में ना हो, मतलब एक ऐसी क्रियाएं जो हमारा कंट्रोल में ना हो। अब ऐसी क्रियाएं कौन कौन सा, जैसे हमारा दिल का धड़कना, मतलब मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू धड़क, इसलिए वो धड़क रहा है, या मैं जो सांस ले रहा हूं, या जो भोजन अंदर पच रहा है, या कई सारे जो ब्लड यहां से पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, फ्लो कर रहा है, इस प्रकार का। तो ये मैं बोल रहा हूं क्या, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद से ऐसा हो रहा है, खुद से ऐसा काम कर रहा है, तो वो आपका अनैच्छिक क्रियाएं हुआ। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का क्या सवाल है, सवाल क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है, कहां से होता है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन से ही होता होगा। तो अब सवाल यहां पर क्या है कि ब्रेन से कहां से, मतलब एग्जैक्ट बताओ ना सर, कहां कहां बताते हैं जी। प्रमस्तिष्क नहीं होता है, मध्य मस्तिष्क नहीं होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तो एक अलग पार्ट है, ये इसका मैंडुला में होता है। ये मैंडुला कहाँ होता है, पश्चिम मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, वही उसी में मैंडुला पाया जाता है, जो अनैच्छिक क्रियाओं को करता है। समझ पा रहे हो आप, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, करता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप इसका नोट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन के लिए प्रदर्शित करता है। आपको यहां पर एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखना, तो इस चित्र को क्या किया है, इसको यहां से कट किया है, और कट करने के बाद यहां से एक अलग पार्ट हो गया है, और उसके बाद फिर बीच वाला पार्ट, और फिर लास्ट में ये बीच वाला पार्ट है, फिर लास्ट में ऐसे करके फिर यहां से एक नया जीव बन गया, फिर यहां से एक ऐसा करके जीव बन गया, और यहां से फिर एक नया जीव बन गया। दोस्तों तो ये क्या बोल रहा है, ये किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से देखो, ये विखंडन को है या खंडन को प्रदर्शित करता है, या पूर्णोद्भवन को करता है, या मुकुलन को करता है। ध्यान से देखना है, कहानी समझा रहा हूं। कुछ दिन पहले ना मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, मतलब 3-4 दिन पहले ही पढ़ा रहा था। उसमें एक लड़की, सेम टॉपिक को मैं पढ़ा रहा था, तो एक लड़की ये बोलती है कि सर एक बात बताओ, इसको काटने के बाद अगर इसको हम 3 टुकड़ों में काटेंगे, मतलब 3 टुकड़ा अलग अलग करेंगे, तो फिर से एक नया जीव बना लेगा। सर ऐसा करते हैं ना कि मिक्सर में डालकर पीस देते हैं। सर बताओ क्या वो मतलब फिर से एक नया जीव बना पाएगा? देखो फिर से वो नया जीव नहीं बना पाएगा, मतलब उसका एक कट का पार्ट होता है कि इतना काटोगे तो फिर से वो बनेगा। तो मिक्सर की बात हो रहा है यार, मतलब चटनी नहीं बनाना अपने को। तो देखो क्या होगा इसका जो याद रखना, इसको इंग्लिश में ना, मुझे ना थोड़ा बोलने में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इसका इंग्लिश याद रखता हूँ। इसको इंग्लिश में ना रीजनरेशन कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पुनरुद्भवन हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब ये जीव का खासियत ये है ना कि अगर आप इन जीव को टुकड़ों में काटोगे ना, तो फिर से एक नया जीव बना लेगा। समझ पा रहे हैं आप, फिर से एक नया जीव बना लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, मनुष्य में निषेचन कहां होता है। मनुष्य में निषेचन कहां होता है? तो अंडवाहिका में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, गर्भाशय में होता है, या योनि में होता है। तो इसका जो आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा, वो अंडवाहिका हो जाएगा। ठीक है, अंडवाहिका, ये तो पुरुषों का पार्ट है, तो यहां पर अंडवाहिका इसका सही आंसर होगा। मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 27 क्या बोल रहा है। 27 में ये बोल रहा है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। अब कोई गुण प्रभावित होता है से क्या मतलब है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक कपल है और उसके बच्चे, तो ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ शक्ल ना वो पिता पे चला गया, और ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसा है उनके बच्चे जो माता पे गए। तो किन से प्रभावित हो रहा है, किन से प्रभावित हो रहा है?
तो किससे हो रहा है भाई? केवल पिता के डीएनए से हो रहा है, केवल माता के डीएनए से हो रहा है, या पिता और माता दोनों के डीएनए से हो रहा है? मेरा घर में एक रूम में एक लड़का, मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं वहां पर एक लड़का है, मैं उससे पूछ लेता हूं, बता शाहिद किसके डीएनए से प्रभावित हो रहा है, बताना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है ना कि पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है, और जो सही भी बोल रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कितना बज रहा है शाहिद? शाहिद कितना बज रहा है अभी आधा रात हो चुका है, 1 बज रहा है। अच्छा, एक मतलब समझ पा रहे हो, मैं 12 बजे रात से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, 12 बज रहा था, अभी 1 बज गया रात। तो मैं आपके लिए इतना रात तक मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। 12 1 बजने वाला है, आधी रात, मतलब पूरा दुनिया सो रहा है, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, खास कर आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो ये होगा ना भाई, माता और पिता, सुन रहे हो, माता और पिता दोनों के डीएनए से ऐसा होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, कोई लक्षण पिता पे चला जाता है तो कोई माता पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? क्या है सवाल, क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किसी प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है। किसमें होता है? नाभिकीय, यहां पर ध्यान से देखो, नाभिकीय विद्युत संयंत्र की बात कर रहा है। नाभिक का मतलब वही, आप एक परमाणु के जो बीच वाला पार्ट जो नाभिक होता है उसका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नाभिकीय क्या है? संलयन, ये नहीं होगा, नाभिकीय विखंडन। जब नाभिकीय विखंडन होता है ना, तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ऊर्जा क्या होता है? विद्युत संयंत्र, शक्ति संयंत्र किस प्रकार की ऊर्जा को मुक्त करता है भाई? नाभिकीय जब टूटता है ना भाई, नाभिक जब टूटता है ना, तो नाभिकीय विखंडन होता है ना, तो ऊर्जा मुक्त होता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? याद रखना, ये एनसीईआरटी का लास्ट यानी चैप्टर नंबर आपका 15 या 16 होगा, 1% वहां पर लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसी पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। मतलब आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस ऑप्शंस में आपको एक टिक करना है जो सबसे परफेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? थर्माकोल के डिस्पोजल कप का आप इस्तेमाल करोगे, या प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का आप इस्तेमाल करोगे, या तो फिर मिट्टी के डिस्पोजल कप का आप इस्तेमाल करोगे। एक और ऑप्शन था तो मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, थर्माकोल का डिस्पोजल का आप इस्तेमाल करोगे ना, तो पर्यावरण के लिए नुकसान है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद प्लास्टिक के डिस्पोजल, वो तो सरकार दिन रात प्लास्टिक को बैन कर रहा है कि कर दे, और आपके लिए भी वो क्या है? नुकसानदेह है। और उसके साथ साथ मतलब गवर्नमेंट तो चाह रही है ना कि बंद हो जाए, लेकिन लोग मानेंगे तब ना। ठीक है, अच्छा, मिट्टी के डिस्पोजल कप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और एक लाइक जरूर कर देना, और कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मेरा विदाई का टाइम हो चुका है। गुड नाइट।